अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। ये वो केस है जिसमें मरियम नवाज पहले ही गिरफ्तार हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर इल्जाम है कि उन्होंने 2000 मिलियन यानी 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब का दावा है कि शरीफ खानदान को नामालूम गैर मुल्कियों की तरफ से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, जिसकी वजाहत शरीफ खानदान नहीं दे सका। साथ ही नवाज शरीफ ने आज अपना फैसला सुना दिया है। नून लीग आजादी मार्च की हिमायत करेगी। जो मौलाना फजलुर रहमान का मौकफ है वही नवाज शरीफ का मौकफ है। मगर ये बात नवाज शरीफ कह रहे हैं या फिर उनके दामाद कैप्टन सफदर कह रहे हैं, ये बात अब तक नून लीग के किसी दूसरे रहनुमा ने नहीं कही। नून लीग अपनी मुशावरत मुकम्मल कर चुकी है और उन्होंने मुशावरत के बाद यह तय किया था कि हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद होगा। मगर फिर कल शहबाज शरीफ कब्र में तकलीफ के बाइस नवाज शरीफ से मिलने ही नहीं जा सके, इसलिए फैसला भी नहीं हो सका। मगर कैप्टन सफदर नवाज शरीफ से मिले और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का फैसला मौलाना के मार्च में शिरकत का है। मगर शहबाज शरीफ या पार्टी के किसी दूसरे रहनुमा ने यह दावा करने से गुरेज किया तो सवाल उठा कि क्या कैप्टन सफदर वही कह रहे हैं जो नवाज शरीफ उनसे कह रहे हैं, या नवाज शरीफ पर रखकर अपनी ख्वाहिशात का कैप्टन सफदर इजहार कर रहे हैं। मगर आज नवाज शरीफ ने खुद फैसला सुना दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौलाना फजलुर रहमान का जो मौकफ है वही उनका मौकफ है। उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है और शहबाज शरीफ ने कल पार्टी इजलास बुला लिया है, जिसके बाद नून लीग अपने लाएअमल का ऐलान करेगी। नवाज शरीफ ने खत शहबाज शरीफ को लिखा है, जबकि खत उन्होंने अपने बेटे हुसैन नवाज को भी लिखा है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ को मौलाना के मार्च में शिरकत के हवाले से लिखा है खत, तो हुसैन नवाज को खत में क्या लिखा है। पहले देखिए नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या कहा। को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और उनके को अपना ही मौका समझते हैं। मौलाना साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है वो चलते चले सर कि आप अपना जो है वो इस्तीफे दें असेंबलियों से। उन्होंने कहा था जी कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने उनको कायल किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वज़न था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिख कर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है। वो मेरा ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। केस नहीं है, सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम वोट को इज्जत दो पे डटे हुए हैं। जो कौमें होती हैं वो कभी असूलों से नहीं हटती और असूलों से कभी नहीं हटती, वो नताइज की परवाह नहीं करती। आज मैं भी ये कहूँगा, और मुझे वो शेर याद आ रहा है अकबर अलाहाबादी का। अकबर ने सुना है सीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। हम इस पे नामजद और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इंतकामी हथकंडों से हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को लिखे गए खत का जिक्र किया, मगर कैप्टन सफदर ने एक और खत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता था। नवाज शरीफ को खदशा था कि यह राब्ता कट जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिखकर हुसैन नवाज को भेज दिया। नवाज शरीफ साहब का मौलाना साहब के साथ एक राब्ता जुड़ा हुआ था। जुमेरात को मुलाकात होती थी, मौलाना का पैगाम आता था और नवाज शरीफ साहब का पैगाम जाता था। उस राब्ते को तोड़ने के लिए आज नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लम्बे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना के साथ वो राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या अदायात थी। शहबाज शरीफ साहब के बगैर ये तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें। वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। वक्त आने पर वो भी चल पड़ेंगे। अब एक एक लम्हे की गाइडेंस अगर हुसैन नवाज को नवाज शरीफ ने पहुंचा दी है, अगर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हुसैन नवाज ने रहना है तो शहबाज शरीफ ने क्या करना है।
हुसैन नवाज तो पाकिस्तान आ नहीं सकते, आ नहीं रहे, उनका पार्टी की तंजीम में कोई किरदार नहीं है, कोई सियासी किरदार पहले उन्होंने अदा नहीं किया, तो फिर वो क्या कर लेंगे। बहरहाल नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने आज इस बात की तस्दीक की कि नवाज शरीफ का पैगाम शहबाज शरीफ को मिल गया है, जिसमें नवाज शरीफ ने मार्च में शिरकत का ऐलान कर दिया है। अब शहबाज शरीफ मार्च में शिरकत की हिकमत अमली तय करेंगे। इस हवाले से नून लीग ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया है और कल ऐलान मुतवक्को है। अलबत्ता हुकूमत का दावा है कि नून लीग में धड़ेबंदियां वाज़ेह हो रही हैं। वज़ीर आज़म की मौब ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में बात करते हुए दावा किया कि शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ये हकीकत है कि नून लीग के अंदर जो धड़ेबंदी है वो खुल के सामने आ गई है और शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने भाई की कारस्तानियों से ख़ुद भी तंग हैं और इस वक्त के हालात के मुताबिक वो हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में किसी भी करप्शन ज़दा हाथ को हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये नून लीग में हो क्या रहा है? हमारे साथ नून लीग के वो रहनुमा मौजूद हैं जो आज अदालत में मिले भी नवाज शरीफ से, उनकी गुफ्तगू भी हुई नवाज शरीफ से। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। मतलब एक खत शहबाज शरीफ को, दूसरा खत अपने बेटे हुसैन नवाज को, जिनका ज़ाहिर है सियासत में कोई किरदार नहीं रहा है, पार्टी की तंजीम में कोई किरदार नहीं रहा है, मगर कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि वो मौलाना से राब्ते में रहेंगे लाएमल के हवाले से। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्या अदम एतमाद का इजहार करें नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो पाकिस्तान में लीडरशिप है उस पर? जी शाहजेब, आज नवाज शरीफ साहब से मेरी अदालत में मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा बहैसियत कायद कि मैंने एक ख़त शहबाज शरीफ साहब को लिखा है जिसमें पार्टी की हिकमत अमली के बारे में मैंने अपनी राय और उसके बारे में जो मेरी हदायत हैं वो मैंने तफसील से रकम की हैं और आप अपनी पार्टी का इजलास बुला के उसकी रोशनी में पार्टी का लाहे अमल मुरतब करें। और मैंने उन्हें बताया कि हमने पहले ही कल अपना मुशावरती इजलास बुलाया हुआ है। तो मेरे साथ, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ख़त का जिक्र किया और वो है जो शहबाज शरीफ साहब को, जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने अपनी हदायत या अपनी जो भी उनकी सोच है या उनका फ़ैसला है उसके बारे में तहरीर किया है। तो इसलिए इससे अलावा हमारे पास या मेरे पास मेरी बराह रास्त आज नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, उन्होंने कोई और किसी ख़त का मुझसे जिक्र नहीं किया। ऐसे साहब, आपके दूसरे रहनुमा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं और हमने भी अपने ज़राए से बात की है और कंफर्म है ये बात कि नवाज शरीफ साहब ने ख़त हुसैन नवाज साहब को भी लिखा है। कैप्टन सफदर साहब जो कह रहे हैं वो बात कंफर्म हो रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब बहैसियत वालिद अपने बेटे को ख़त लिख सकते हैं, वो किसी और रहनुमा को भी ख़त लिख सकते हैं, लेकिन पार्टी के मामलात में पार्टी की हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने पार्टी के सदर को ख़त लिखा है और कल पार्टी का इजलास होगा, उसमें उस ख़त की रोशनी में पार्टी अपने लाए अमल को तरतीब देगी। अच्छा, ज़्यादा अक्सरियती राय क्या थी? शहबाज शरीफ की राय तो ज़ाहिर सामने आई, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या थी मैं जानना चाह रहा हूं। आप भी चाहते थे कि पहले सेनेट का सेटबैक हो गया है, अगर मौलाना नाकाम हो गए तो फिर ऑपोजिशन के लिए एक और सेटबैक होगा, हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और मौलाना अपने सारे कार्ड शो भी नहीं कर रहे कि उनका एग्जैक्टली लाए अमल क्या होगा। आपके अंदेशे हैं इस हवाले से और थे इस हवाले से? देखिए, अब चूंकि इस वक्त जो मौलाना की मार्च है उस पर बहुत बहस हो चुकी है और दोनों मरकजी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके साथ खुल के रखे थे और इसी वजह से मौलाना ने अपनी तमाम बहस को 4 नुकात पे, अपने मुतालबात को 4 नुकात के गिर्द बयान किया है और ये वो 4 नुकात हैं जिन पे किसी पाकिस्तानी अपोजिशन जमात को, जिनमें सेकुलर जमातें भी हैं, जिनमें नेशनलिस्ट जमातें भी हैं और जिनमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं, किसी को इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करना है, इस हुकूमत को फौरन रुखसत करना है, अगला इलेक्शन आज़ाद और मुनसिफाना करना है
पर तमाम जमातों का ख्याल है कि उस पर फौज का अमल दखल नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पे हमें फौरी तौर पे इस मुल्क में हुकूमत के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर आगे चलना है, और जो आइन के अंदर दफात हैं इस्लामी उनकी सब तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। मगर तो कल आप लोग ये फैसला करेंगे और शहबाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि शरीक किस तरीके से मौलाना के मार्च में होना है, या नवाज शरीफ साहब ने जो खत लिखा है उसमें यह भी बता दिया है, जो आज आपसे मुलाकात हुई उसमें भी बता दिया है? आज जो मुझसे नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैंने जो शहबाज साहब को ख़त लिखा है उसके अंदर एक पूरी हिकमत अमली दर्ज है, तो आप लोग उसकी रोशनी में पार्टी का लाएअमल तरतीब दें। तो लिहाजा कल हमारी मीटिंग में जब उनकी सारी हदायत हमें उस ख़त की रोशनी में मिलेंगी, उसके बाद फिर पार्टी अपना लाएअमल और हिकमत अमली को आत्मी शक्ल देगी। बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ज़ाहिर है ये खबर है कि उनको कमर में तकलीफ है, इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से भी नहीं मिले। अब कमर में तकलीफ की वजह से उन्होंने अपनी सरगर्मियां महदूद की हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, सेहत एक संजीदा मसला है। मगर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक माजी में ये इल्ज़ाम लगता रहा है उन पर कि जब जब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का वक्त आया, शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर आने के बजाय बैक फुट पर रहे। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से उन पर नवाज शरीफ के बयानिए पर ना चलने पर तनकीद हुई, यह खबरें सामने आती रही। गुज़िश्ता साल इंतखाबात के बाद 8 अगस्त को मुल्क की 4 बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहला एहतजाज किया था। तो इस एहतजाज में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ शरीक नहीं हुए थे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर तनकीद हुई थी। पार्टी में बेचैनी पैदा हुई थी क्योंकि इंतखाबी नताइज से सबसे ज़्यादा नून लीग का वोट बैंक मुतासिर हुआ था। सबसे बड़ा एतराज़ नून लीग का था और नून लीग के सदर ही इस एहतजाज में शरीक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मौसम की खराबी की वजह से उनका तैयारा नहीं उड़ सका था। हुकूमत के खिलाफ पहले एहतजाज में शहबाज शरीफ के अदम शिरकत से मुतालिक जब हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा एहसान इकबाल साहब को से ही पूछा था, तो उन्होंने मौका अख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ मौसम की खराबी की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके। हमने उन्हें लाहौर से उड़ने वाली और इस्लामाबाद से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स की तादाद बताई और कहा कि ये तो सारा दिन एयरपोर्ट ऑपरेशनल रहा, तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पहुँच सके। आपका पहला एहतजाज था आज। मुलाकातें जो हुई उसमें पहले ये बात हो रही थी कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे, मगर शहबाज शरीफ साहब तो आ रहे थे। पहला एहतजाज उसमें शहबाज शरीफ नहीं आए। सबसे बड़ा एहतजाज आपका है, सबसे बड़ा एतराज़ आपका है कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है। आप सारे सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, पार्टी के सदर उस एहतजाज में मौजूद नहीं है। एहतजाज का वजन कम हो जाता है। देखिए, उनका बिल्कुल प्रोग्राम था, प्लान था, लेकिन बदकिस्मती से जैसे कि आपको पता है कि आज वेदर सिस्टम था और रास्ते में इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उन्हें फ़्लाइट की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके वजह से आखिरी वक्त उन्हें अबॉर्ट करना पड़ा और फिर इतना टाइम नहीं था कि वो बाय रोड इस्लामाबाद पहुंच सकते, वगरना उनका जो पूरा बंदोबस्त था यहाँ पहुँचने का और उन्होंने इस मुजाहरे में शरीक होना था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आज रात 8 बजे तक 32 फ्लाइट्स मुख्तलिफ मकामात के लिए उड़ी हैं। 34 फ्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी हैं। इस्लामाबाद से लाहौर 4 फ्लाइट्स गई हैं। पहली फ्लाइट सुबह 8 बजे गई है, फिर 12 बजे गई है, तीसरी 1 बजे गई है, चौथी परवाज रात 8 बजे गई है। लाहौर एयरपोर्ट से आज रात 8 बजे तक 35 फ्लाइट्स ने उड़ान बढ़ी है। 33 परवाजें रात 8 बजे तक लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी हैं। लाहौर से इस्लामाबाद 2 फ्लाइट्स गई हैं, एक सुबह 9 बजे गई है, एक शाम 7 बजे गई है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मखसूस मौसम खराब था आज? देखिए, आप अगर जाए ना किसी भी वेदर की वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं कि आज 1 और 2 बजे के दरमियान यहाँ पर वेदर सिस्टम डेवलप हुआ था और बल्कि बड़ी बारिश की पेशन गोई थी, जो कि इत्तेफाक से हमारे इस जगह पे नहीं हुई लेकिन पीछे काफ़ी हुई। तो ये तो सब आंखों से देख सकते थे कि उस वक्त वेदर सिस्टम मौजूद था। फ़्लाइटें तो 24 घंटे चलती रहती हैं, लेकिन जब वेदर सिस्टम होता है दैट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल आना था, उसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी कि वो ना आ सकते, लेकिन एक ये मजबूरी बनी, बट ही इज़ देयर टू लीड द पार्टी। ये बात थी 14 महीने पहले की, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। इस 14 महीने से 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। इस एहतजाज से तकरीबन 1 माह पहले 13 जुलाई 2018 को जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के फैसले के बाद गिरफ्तारी देने के लिए वतन वापस आ रहे थे, तो इस मौके पर भी शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे और उस वक्त भी उनके एहतजाज से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद हुई थी। पार्टी के अंदर तजाद नजर आया था। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने बेदिली से रैली निकाली। नवाज शरीफ की वापसी तकरीबन 3 घंटे ताखीर से हुई, ताखीर का शिकार हो गई, मगर फिर भी शहबाज शरीफ
उन्हें लेने एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके, उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो रश की वजह से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। इतनी बड़ी वो रैली थी, इतना बड़ा वो एक आवाम का समंदर था, मियाँ साहब का जहाज़ 1.5 घंटा लेट हो गया। हम उसी ओरिजिनल वक्त पे चले 3:45 बजे। एयरपोर्ट ना पहुंचना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा न खास्ता हम नहीं जाना चाहते थे, इस बात का सबूत है कि ये इतना पुरशको इस्तकबाली ये एक समंदर था कि जो कि ठाटे मार रहा था, उसका फैलाव इतना बड़ा था कि वो पहुंच नहीं पाया वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से रात को 12 बजे, पता नहीं 12:15 बजे मैं धर्मपुरा पे जाके मैंने उसको खुदा हाफिज़ कहा। देखिए आवाम को 9 बजे तक पता लग गया था कि मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले देखें कितने बुलंद थे। वो कहने कि चलें, आप आगे चलें और आगे चलें। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट ना पहुंचने की वजह रश को करार दिया था, मगर हमने अपने प्रोग्राम में इस बारे में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट जाने का तो कोई इरादा ही नहीं था, हम जहां पर रैली को हमने ख़त्म किया वहीं तक का प्लान था। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि पार्टी के रहनुमा इस बात पर नाला हैं कि क्यों नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट पर और सही प्लानिंग नहीं की गई थी, ये जो मामला हुआ? नहीं, ये मैं ये जो प्रोग्राम तय हुआ था उसमें ये जौहरा पुल तक जो है इस सारी रैली में जाना था, और उससे आगे जो है ना जाने का जो है ना वो जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं वहाँ पे सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है जब हम वहाँ पे जाते, और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक ही रैली हुई है और प्रोग्राम के मुताबिक ही जो रूट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से उसका इख्तिताम हुआ, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था, ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। एब्सोल्युटली ये सिंगल हैंडली फैसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं था, ये पार्टी का इज्तिमाई फैसला था। मतलब अगर ये इज्तिमाई फैसला ये था कि एयरपोर्ट तक जाना ही नहीं है, आप लोगों ने जहां तक गए वहीं तक जाने का फैसला था, एयरपोर्ट जाने का प्लान ही नहीं था, और ये 2 दिन पहले फैसला हो गया था आप लोगों का? जी बिल्कुल भाई, ये जौहरा पुल तक जो है ना जहाँ पे रूट जो है वो पहले डिफाइन हुआ था, ये नहीं था कि हमने को पहले टर्मिनेट कर दिया हुआ है और कोई इस तरह कोई नहीं था। कोई कह रहा है रुकावटों की वजह से नहीं पहुंचे, कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा क्राउड था इसलिए नहीं पहुंचे, मगर आप ये कह रहे हैं कि सिरे से एयरपोर्ट पहुंचना ही नहीं था आप में से किसी ने भी? नहीं, जिस किस्म की रुकावटें खड़ी हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ही ये किया गया हुआ था कि देखिए 50 जगह तो लाहौर के शहर के अंदर जो है कंटेनर्स और 3-3 लेयर्स जो है कंटेनर्स की, मुझे 7 घंटे लगे। सियालकोट से लाहौर का सफर जो है वो 2.5 घंटे का है। यू कैन वेल इमेजिन कि फिर लाहौर के अंदर क्या होगा। इन तजादात की वजह से ही इस वक्त भी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठे थे, उस वक्त भी उठे थे, अब भी उठ रहे हैं। ये खबरें सामने आई थी कि नवाज शरीफ इस बात पर नाराज़ हुए थे उस वक्त कि मैं अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़कर अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंच गया, मगर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। 16 जुलाई 2018 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हवाले से एक खबर भी शाया हुई थी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ के वफादारों ने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया है और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हो गए। खबर के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत ने उन पर कड़ी तनकीद की और शिकवा किया कि उन्हें जुम्मे के दिन रैली के प्लान से ला इल्म रखा गया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद ने शहबाज शरीफ पर तनकीद की कि वो लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचने में नाकाम हो गए, मगर एहसन इकबाल साहब का इस हवाले से वर्जन सामने आया था। उनका यह कहना था कि मैं गाड़ी में साथ था, उस वक्त खचाखच इतना ज़्यादा रश था कि हम नहीं पहुंच सकते थे। ये बात साद रफीक साहब ने भी की, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा कोई प्लान ही नहीं था और माल रोड पर वो फंसे रहे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही रैली खत्म हो गई। नवाज शरीफ की फ्लाइट में 3 घंटे की ताखिर के बावजूद रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी और जब नवाज शरीफ को लेकर तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर सिर्फ 5 से 6 हज़ार नून लीग के कारकुन थे। खबर के मुताबिक एक सीनियर रहनुमा ने सवाल उठाया कि जब मुशाहिदुल्लाह एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं तो बाकी रहनुमा एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। ये वो तनकीद है जो माजी में शहबाज शरीफ पर पार्टी के अंदर से होती रही है और अब एक बार फिर मामला हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का है और फिर से यह खबरें सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ फिर से एहतजाज से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। कल वो इस हवाले से लाएअमल का ऐलान करेंगे। बहरहाल आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतालिक नून लीग की हिकमत अमली का ऐलान कल हो जाएगा। कल पता चल जाएगा कि इसमें नून लीग का किरदार क्या होगा, शहबाज शरीफ का किरदार क्या होगा। मगर आज की सबसे अहम पेशरफ रमज़ान शुगर मिल केस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी है। नवाज शरीफ को नैब ने
आज रमजान शुगर मिल्स केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया तो नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से नवाज शरीफ के रिमांड की दरख्वास्त की और अदालत को बताया कि 2016 में नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। इसके अलावा नवाज शरीफ शमीम शुगर मिल में शेयर होल्डर थे। नायब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स 1992 में कायम की गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ इसके 43 मिलियन शेयर्स के मालिक थे। नवाज शरीफ ने 1992 में इतने शेयर्स कैसे हासिल किए ये नहीं बताया गया। इसके अलावा नायब प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि 1992 में नवाज शरीफ को एक गैर मुल्की ऑफशोर कंपनी ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिए। इस गैर मुल्की कंपनी का मालिक कौन है आज तक मालूम नहीं हो सका। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ 2015 और 2016 में 12 मिलियन शेयर्स के साथ चौधरी शुगर मिल्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे। उनके पास कंपनी के 46% मिल्कियत थी। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल के डायरेक्टर और शेयर होल्डर कभी भी नहीं रहे। नवाज शरीफ के असासों की छानबीन पहली बार नहीं हो रही। उनके तमाम असासे कानून के मुताबिक हैं। अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि जीआईटी और नैब के पास चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। जीआईटी इन तमाम मामलात की तहकीकात पहले ही कर चुकी है। जीआईटी रिपोर्ट में चौधरी शुगर मिल का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई ये रिपोर्ट इस अदालत के सामने रखूंगा। दोबारा से तहकीकात का कोई जवाब नहीं बनता। ये झूठा केस है। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं, गिरफ्तारी भी गलत है। केस में बददियानती साफ नजर आ रही है। सियासी बुनियादों पर एक और केस बना दिया गया है। अमजद परवेज के दलाइल के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुद भी अदालत में बयान दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि सुबह नैब के लोग आए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा वकील से राब्ता नहीं हुआ। जो इल्जामात लगाए हैं वो पढ़े हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में वजीर भी रहा और 3 मरतबा वजीर आजम भी रहा। पहली मरतबा की वजारत में एक पैसे की करप्शन दिखा दें, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि सियासत में बहुत बाद में आया, असासे पहले के हैं। नैब परवेज मुशर्रफ ने मेरे लिए बनाई थी। ये एक काला कानून है जो सिर्फ नून लीग की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। नवाज शरीफ ने अदालत को मजीद बताया कि मैं तो जेल में हूं, मेरी इतनी मुखालफत है, ये मुझे काला पानी ले जाना चाहते हैं, नैब गुआंतानामो बे ले जाना चाहती है, तो ये उनकी भूल है कि नून लीग घबरा जाएगी। नवाज शरीफ के बयान के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को 25 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। अब नवाज शरीफ 14 दिन नैब की हिरासत में रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम बयान दिया, ट्वीट भी किया। क्या वो दुरुस्त है? हक़ाइक़ क्या वैसे ही है जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं? बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को आलमी मीडिया से शिकायत है कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है लेकिन आलमी मीडिया में उसकी कवरेज ना होने के बराबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कश्मीर के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी मीडिया हांगकांग के एहतजाज की तो कवरेज करता है मगर कश्मीर में होने वाले जुल्म की उस तरह कवरेज ना होने के बराबर है। आलमी मीडिया हांगकांग की प्रोटेस्ट को तो फ्रंट पेज हेडलाइन न्यूज उसमें पेश करता है कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रही है और उसको बार बार दिखाता है। कश्मीर में सिर्फ यही नहीं कि 80 लाख लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है, घरों में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार सब बंद है और आलमी मीडिया में कवरेज ना होने के बराबर है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और उसकी इतनी कम कवरेज है। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और वहाँ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या वज़ीर आज़म के ख़दशात दुरुस्त हो सकते हैं? इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, क्या उन्होंने आलमी मीडिया से ज़्यादा किरदार अदा किया है कश्मीर के मसले को हाईलाइट करने में? क्योंकि मीडिया के ऊपर जनरली तनकीद कर दी जाती है, दुनिया भर में तनकीद कर दी जाती है। हांगकांग को यकीनन ज़्यादा कवरेज मिल रही होगी क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हांगकांग का तनाज़ा चीन से जुड़ा हुआ है। मगरबी ममालिक की ज़्यादा दिलचस्पी हांगकांग में है, उनकी तवज्जो हांगकांग पर ज़्यादा है क्योंकि हांगकांग आलमी तिजारत का मरकज़ भी है और साथ साथ आलमी मीडिया भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। वज़ीर आज़म 2 दिन पहले चीन का दौरा भी करके वापस आए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हांगकांग को ज़्यादा तवज्जो देकर कश्मीर के तनाज़े पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। मीडिया पर, आलमी मीडिया पर कश्मीर की कितनी कवरेज हुई है हमने जानने की कोशिश की। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के बाद जब से वादी में लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से अब तक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बैनुल-अक़वामी मीडिया में मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतादिद रिपोर्ट शाया हुई हैं, इदारिये लिखे गए हैं, खसूसी फीचर्स शाया किए गए हैं,
वीडियोस बनाई गई हैं। बरतानिया के सबसे मकबूल और मोतबर अखबार द गार्डियन में कश्मीर की सूरत हाल पर 40 रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं। 6 अगस्त को गार्डियन में इदारिया शाया हुआ जिसका उन्वान था कि कश्मीर पर गार्डियन की राय, आगे खतरा है। इसी तरह 12 अगस्त को एक और रिपोर्ट शाया हुई जिसका उन्वान था हमारे दिल जल रहे हैं, कश्मीरियों ने ईद लॉकडाउन में गुजारी। इसी तरह 14 अगस्त को द गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट का उन्वान था भारत का गैर कानूनी कब्जा कश्मीर को कॉलोनी में तब्दील कर रहा है। इसी तरह 12 सितंबर को गार्डियन ने कश्मीरियों की आवाज दुनिया तक पहुंचाई और उसकी सुर्खी थी मेरा बेटा लापता होने वाले कश्मीरियों में से एक है, भारत कब लापता होने वालों के बारे में हकीकत बताएगा। इस रिपोर्ट में ऐसे वालिदैन की कहानी शामिल है जिनके बच्चे वादी में लॉकडाउन के बाद से लापता हुए। साथ ही 19 सितंबर को एक वीडियो रिपोर्ट में कश्मीरियों के जज्बात बताए गए जिसका उन्वान था हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसी तरह मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसे पूरी दुनिया में मोतबर अखबार समझा जाता है, इस अखबार में कश्मीर की सूरत हाल पर 40 से ज्यादा रिपोर्ट्स और इदारिये शाया हो चुके हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट्स को फ्रंट पेज पर नुमाया जगह दी। खुद 30 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर के हवाले से कॉलम भी न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुआ। इसी तरह 30 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर की सूरत हाल पर आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था कि कश्मीर में बढ़ता हुआ गुस्सा और बेचैनी। इस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर की हालत ज़ार पर बहुत कुछ लिखा और तस्वीर भी शाया की। इसी तरह 2 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर के साथ एक सख्त और वाज़े इदारिया लिखा जिसका उन्वान था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस इदारिये में वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर का भी हवाला दिया गया। इसी तरह 5 अगस्त को जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत भारत की जानिब से खत्म की गई थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इदारिया लिखा जिसका उन्वान था भारत ने कश्मीर में बहुत बड़ा रिस्क लिया जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। इसी तरह कश्मीर से मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स भी शाया करता रहा। 10 अगस्त को कश्मीर के हालात पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर कश्मीर की तस्वीर शाया की जिसमें भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़प को दिखाया गया और इस तस्वीर के नीचे ये उन्वान लिखा था कि कश्मीर में हंगामा आराई। 1 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर कश्मीर से मुतालिक रिपोर्ट शाया हुई जिसका उन्वान था कि कश्मीर में बढ़ती हुई तकलीफ और बेचैनी। 7 अक्टूबर को फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर कश्मीर से मुतालिक एक और रिपोर्ट शाया हुई जिसका उन्वान था कश्मीरियों की मौत के खिलाफ दौड़ में दोनों पांव बंधे हुए हैं। भारत की तरफ से कम्युनिकेशन पर पाबंदी की कीमत कश्मीर के बीमार लोग चुका रहे हैं। ये थी न्यूयॉर्क टाइम्स की कश्मीर से मुतालिक चंद इशारतें। न सिर्फ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और इदारिया शाया होते रहे बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो कश्मीर से मुतालिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। इसी तरह बीबीसी में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 60 से ज्यादा रिपोर्ट्स शाया हुई हैं। बीबीसी ने भी कश्मीर के मामले पर खुसूसी कवरेज की। इस हवाले से मुतादिद खबरें शाया हुई, रिपोर्ट्स तैयार की गई, उसमें चंद की तफसील हम आपके सामने रखते हैं। 10 अक्टूबर को बीबीसी में खबर शाया हुई कि मकामी इंतखाबात का मकसद लॉकडाउन को जाली साबित करना है। इससे पहले 2 अक्टूबर बीबीसी ने मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी का इंटरव्यू किया। 19 अगस्त को बीबीसी ने कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट शाया की जिसकी सुर्खी थी कि हमारी पिटाई मत करो, हमें गोली से मार दो। कश्मीरियों ने पुरतशद्दुद फौजी क्रैकडाउन का इल्ज़ाम लगा दिया। 14 अगस्त को बीबीसी ने कश्मीरी रहनुमा शाह फैसल का तफसीली इंटरव्यू शाया किया जिसने कश्मीरी रहनुमा शाह फैसल ने जिस इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और इस इंटरव्यू के बाद ही भारतीय फोर्सेज ने शाह फैसल को गिरफ्तार कर लिया था। 7 अगस्त को बीबीसी ने कश्मीर में होने वाले एहतजाज की कवरेज की और हेडलाइन लगाई कि कश्मीरियों ने खुसूसी हैसियत को ख़त्म किए जाने पर गुस्से का इजहार किया है। मकबूजा कश्मीर में डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों की वजह से बीबीसी ने अपनी रेडियो ट्रांसमिशन को बढ़ाने का फैसला किया। 15 अगस्त को बीबीसी ने ऐलान किया कि कश्मीर में डिजिटल सर्विस और फोन लाइन की मौतली की वजह से ये हमारे लिए दुरुस्त होगा कि हम रेडियो सर्विस की न्यूज़ बढ़ाएं, खबरें बढ़ाएं। रेडियो सर्विस के मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेजी प्रोग्राम्स के औकात में इजाफे का फैसला किया गया है और साथ ही कश्मीर से मुताल्लिक कुछ नए प्रोग्राम भी किए। और कश्मीर में बीबीसी से वाबस्ता सहाफ़ी ने कहा कि हमने ऐसे मकामात पर भी जाकर रिपोर्टिंग की जहां हमें लगता था कि हम वापस नहीं आ सकेंगे। बीबीसी हिंदी सर्विस ने सबसे पहले कश्मीर में होने वाले एहतजाज को कवर किया और इसकी फुटेज सामने आई। इसके अलावा CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दीगर आलमी मीडिया पर कश्मीर की खुसूसी कवरेज की गई। हमने कुछ रिपोर्ट्स के इदाद शुमार बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर आई हैं, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ की अपनी वेबसाइट के आर्काइव में कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में शाया होने वाली या नशर होने वाली रिपोर्ट से मुतालिक
एक तवील फहरिस्त मौजूद है जो आप इस वक्त जाकर उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसमें अगस्त और सितंबर में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक आलमी मीडिया में शाया होने वाली 230 खबरों की फहरिस्त तारीख के साथ मौजूद है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ये दादुशुमार खुद तहरीक इंसाफ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में दे रही है। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कई बार मकबूजा कश्मीर के मामले की कवरेज पर आलमी मीडिया को सराहा और कहा कि इससे वज़ीर आज़म मोदी पर दबाव बढ़ा है, वो एक्सपोज हुए हैं जिस तरीके से आलमी मीडिया ने उनकी कवरेज की। आपने देखा कि 15 अगस्त को हमने यौम स्याह मनाया। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने एहतजाज किया और उससे पूरा मसला जो है दुनिया की नज़र में आया। और फिर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का, वेस्टर्न प्रेस के जो मज़ामीन आ रहे हैं, जो एडिटोरियल्स छपे हैं, जो ओपेड्स आए हैं, वो आपकी नज़र से गुजरे हैं। देखिए, दुनिया इस चीज का नोटिस दे रही है। आप दुनिया में देखें, दुनिया में कई जो है ना फैसेट्स होते हैं। इस वक्त जितना वेस्टर्न मीडिया है, जितनी ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, वो भारत के रवैये से नाला भी हैं और तनकीद कर रही हैं। दीगर ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने हवाला दिया। कुछ रोज पहले इमरान खान साहब एडिटोरियल बोर्ड से मिले थे और आज इतना वाज़े इदारिया आना हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। भारत को तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में शिकस्त हो रही है। ह्यूमन राइट्स बॉडीज जो हैं आज उस पर उंगलियां उठा रही हैं। पूरा वेस्टर्न मीडिया आज नरेंद्र मोदी की सरकार को हिटलर की पॉलिसी से तशबीह दे रही है। The world was saying that India is the largest democracy. Now Washington Post says that democracy is dead in Kashmir. We were saying that Kashmir is the most peaceful region in the world. The Daily Guardian reports by Arundhati Roy say that Kashmir is the most militarized zone in the world. उनके जो मकरू अज़ाइम हैं वो दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल उनको बेनकाब कर रही है, आज वेस्टर्न मीडिया उनको बेनकाब कर रहा है। मगरबी मीडिया बेनकाब कर रहा है, मगरबी मीडिया की तारीफ कर रहे थे और जाहिर है भारतीय मीडिया सच दिखा नहीं रहा, पाकिस्तानी मीडिया वहां जा नहीं सकता। तो बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जितना वज़ीर आज़म मोदी के इक़दामात को एक्सपोज किया है, कश्मीर के हालात बताए हैं, तो ये वक्त है कि आलमी मीडिया की तारीफ भी की जाए और साथ में उन्हें सपोर्ट भी किया जाए और इनकरेज किया जाए कि वो और कश्मीर के हालात को दिखाएं, ना कि उन पर तनकीद करके उन्हें नाराज़ किया जाए। मुसलसल आलमी मीडिया में कश्मीर के हवाले से कवरेज हो रही है और इस कवरेज को खुसूसी अहमियत भी मिल रही है। अमरीकी हाउस कमेटी बराए उमूर खारजा ने भी कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लिया था और ये नोटिस न्यूयॉर्क टाइम्स ही की एक रिपोर्ट पर लिया था। कमेटी ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से कश्मीरियों की रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी और फलाह बहबूद पर तबाहकुन असरात मुरत्तब हुए हैं। कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि अब वक्त आ गया है कि भारत इन पाबंदियों को ख़त्म करे और कश्मीरियों को वही हुकूक और मराद फराहम करे जो किसी दूसरे भारतीय शहरी को हासिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में 7 अक्टूबर को एक रिपोर्ट में कुछ कश्मीरियों की आप बीती बयान की गई है और उसका उन्वान है, मौत के खिलाफ दौड़ में डॉक्टरों से राबते का कोई जरिया नहीं है। के उन्वान से इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी कहानियां बयान की गई हैं कि हर वो शख्स जिसमें इंसानियत है, जिसके सीने में दिल है, इन कहानियों को पढ़कर और सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मकबूजा वादी में रहने वाली एक माँ सजा बेगम रात का खाना बना रही थी। उनका 22 साला बेटा बुझे हुए चेहरे के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। उनके बेटे ने उन्हें आवाज़ देकर कहा कि अम्मी, मुझे सांप ने काट लिया है, मैं मरने वाला हूँ। सजा बेगम एम्बुलेंस नहीं बुला सकती थी क्योंकि भारतीय हुकूमत ने कश्मीर का मवासलाती निज़ाम बंद किया हुआ है। वो अपने बेटे को देखकर घबरा जाती हैं और 16 घंटे तक दवा तलाश करती रहती हैं जो उनके 22 साला बेटे को बचा सके। जब उनके बेटे की टांग फूलने लगी और वो बेहोश हो गया, वो सड़कों पर निकल आई, टेलीफोन लाइंस मुनक़ता थी, सिक्योरिटी चौकियां थीं और वो डॉक्टर्स की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रही थीं। 13 अगस्त की तारीख थी। सज्जा बेगम का बेटा आमिर फारूक डार, जो कि एक तालिब इल्म था, उसका कॉलेज अगस्त के आगाज़ से बंद था, बारामूला कस्बे के करीब मवेशियों को ही देखभाल कर रहा था जहाँ से एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। ज़्यादातर सांप का काटना ख़तरनाक साबित होता है, मगर सांप के काटने के बाद पहले 6 घंटों में अगर मरीज़ को मखसूस इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जान बच जाती है। मोहतरमा सज्जा बेगम ने अपने बेटे की टांग के गिर्द एक रस्सी बांध दी इस उम्मीद पर कि जहर बाकी जिस्म में ना फैले। इसके बाद वो भागी भागी अपने बेटे को लेकर पब्लिक हेल्थ सेंटर की तरफ गई।
जो कि आम तौर पर उस इंजेक्शन का स्टॉक रखता है जिसे लगाने से सांप के कांटे का जहर जाइल हो जाता है, मगर वो मरकज़ बंद था। सज्जा बेगम ने मदद के लिए पुकारा, बारामूला के ज़िला अस्पताल जाने के लिए सवारी की दरख्वास्त की, लेकिन उनके ख़ानदान ने बताया कि वहाँ के डॉक्टर मदद करने से कासिर हैं क्योंकि उनके पास सांप का जहर जाइल करने वाला इंजेक्शन नहीं था और मवासलात का निज़ाम ना होने की वजह से वो तलाश करने से कासिर थे। इसके बाद उन्होंने इस नौजवान को श्रीनगर के एक अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया। एम्बुलेंस तो मिल गई, मगर आगे का सफ़र बड़ा कठिन था। श्रीनगर में सिक्योरिटी चौकियों और सड़कों की नाकाबंदी ने उनका सफ़र मुश्किल बना दिया। अहले खाना ने बताया कि भारतीय फौजियों ने रास्ते में कई बार एम्बुलेंस को रोका। आमिर फारूक डार आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रहा था। सज्जा बेगम का बेटा आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर रहा था। उसने डूबती हुई आवाज़ में अपनी माँ से कहा कि वो अपनी दाएं टांग को महसूस नहीं कर पा रहा है। अब कम से कम 2 घंटे गुजर चुके थे। नौजवान को बचाने के लिए घंटों बड़ी बेताबी के साथ जहर जाइल करने वाले इंजेक्शन की तलाश, सिक्योरिटी चौकियों से गुजरकर खौफनाक एम्बुलेंस सवारी के बाद बिलाखिर उसके अहले खाना उसे लेकर श्रीनगर के अस्पताल में पहुंच गए और एक बार फिर उन्हें वहां से बुरी खबर मिली कि अस्पताल में भी जहर जाइल करने वाला इंजेक्शन नहीं था। हकीकत में नौजवान की फैमिली पहले जिस अस्पताल में गई थी वहाँ जहर जाइल करने वाला इंजेक्शन मौजूद था, मगर वो स्टोर में लॉक्ड था। जो शख्स उस स्टोर की देखभाल करता था वो आसपास नहीं था और उससे फ़ोन पर भी राब्ता नहीं हो सकता था क्योंकि फ़ोन सर्विस भारत ने कश्मीर में बंद की हुई है। श्रीनगर में नौजवान का ख़ानदान दवाओं के लिए एक फार्मेसी से दूसरी फार्मेसी गया। वो इंजेक्शन के लिए इल्तिजा करते रहे। वो लोग एक आर्मी कैंप पर पहुंचे जो आमतौर पर इस इंजेक्शन का स्टॉक रखता है, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया गया और कहा गया भारतीय फौज की तरफ से, उस कैंप की तरफ से, कि आप अगले दिन आएँ। हर नाकाम सफ़र के बाद सज्जा बेगम अपने शौहर फारूक अहमद डार पर चीख पड़ी कि सब कुछ बेच दो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। नौजवान के वालिद 46 साल मिस्टर डार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सीने के अंदर छुरी दाखिल हो रही है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे 22 साल नौजवान सांप के काटने के 16 घंटे बाद फौत हो गया। उसके बाद उसके वालिदैन उसकी लाश को एक एम्बुलेंस में 55 मील दूर वापस घर ले गए। अस्पताल में सांप का जहर जाइल करने वाला इंजेक्शन 2 दिन के बाद अस्पताल में आ गया। एक ऐसे शहर से जो 150 मील दूर वाक़या था, ये एक वैन में दूसरी दवाइयों के साथ इंजेक्शन आ गया, मगर सज्जा बेगम का 22 साल बेटा मर चुका था। मकबूजा वादी में रास्ते में रुकावटें ना होती, करीबी तिब्बी मराकज़ बंद ना मिलते, एम्बुलेंस मिलने में मुश्किलात ना आती, बर वक्त अस्पताल पहुँच जाते, राब्ते मुनक़ता ना होते, मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही होती। नौजवान के घर वाले लंबे सफ़र के बाद अस्पताल पहुँच भी गए थे। दवाएं अगर मौजूद होती तो सांप के काटने से निढाल नौजवान इलाज ना होने की वजह से दम ना तोड़ता। हिंदुस्तान की हुकूमत के कश्मीर की खुद मुख्तारी को मनसूख करने और वादी कश्मीर में सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज करने के 2 माह बाद यहाँ के डॉक्टरों और मरीजों का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश, मवासलात के निज़ाम के खात्मे और क्रैकडाउन ने बहुत सी जानें ले ली हैं। ऑनलाइन दवाई खरीदने वाले कैंसर के मरीज ऑर्डर देने से कासिर हैं। मोबाइल सर्विस के बगैर डॉक्टर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, माहिरीन की तलाश नहीं कर सकते, अहम मालूमात हासिल नहीं कर सकते। बेशतर कश्मीरियों के घरों में लैंडलाइंस नहीं हैं, लिहाजा वो मदद के लिए कॉल ही नहीं कर सकते। कम से कम 1 दर्जन मरीज इस वजह से जाबहक हो चुके हैं कि वो एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं कर सकते थे या वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते थे। उनमें से बेशतर को दिल से मुताल्लिक बीमारी थी। कश्मीरी डॉक्टरों ने भी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर तिब्बी अमले को बराह रास्त हिरासा करने और धमकाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतादिद हेल्थ ऑफिशियल्स ने अस्पताल के रिकॉर्ड की बुनियाद पर तखमीना लगाया है कि सैकड़ों कश्मीरी अफराद एमरजेंसी में एम्बुलेंस के बगैर आए और बहुत सौ की मौत मवासलात और दीगर मसाइल के नतीजे में हो गई। इस हवाले से दादो शुमार मुरत्तिब नहीं हो पाए हैं। भारत के 12 से ज़ायद डॉक्टर्स ने हाल ही में मरकजी हुकूमत को लिखे जाने वाले ख़त में कश्मीर पर से कर्फ्यू और मवासलाती पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया है। इन 12 डॉक्टरों से एक डॉक्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि लोगों की मौत इस वजह से हुई है कि उन्हें फ़ोन तक रसाई हासिल नहीं थी या वो एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कश्मीर के सबसे बड़े शहर श्रीनगर के श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाबंदियों और दवा की किल्लत की वजह से सर्जरीज की तादाद में 50% कमी आई है। मुतअद्दिद जवान डॉक्टर्स ने बताया कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल ना होने की वजह से उनका काम मुतासिर हुआ है। जब उन्हें सीनियर डॉक्टरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनकी तलाश में अस्पताल के आसपास दौड़ने में कीमती वक्त गंवा बैठते हैं क्योंकि फ़ोन पर उनसे रब्ता नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ दिन पहले ही खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट शाया की थी और लिखा था कि 5 अगस्त के बाद से मकबूजा कश्मीर लॉकडाउन की जद में है। भारतीय हुक्काम ने वादी में मोबाइल कम्युनिकेशन का निज़ाम ख़त्म कर रखा है। 4000 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है।
भारतीय हुकूमत दावे करती है कि उसने बेशतर को रिहा कर दिया है, मगर कम से कम 300 अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट बगैर किसी मुकदमे के 2 साल तक नजरबंदी की इजाजत देता है। गिरफ्तार किए जाने वाले बेशतर अफराद को शुमारी रियासत उत्तर प्रदेश की जेलों में भेजा गया है। उनमें से ज्यादातर नौजवान अफराद हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय अहदेदारों का कहना है कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद की नकलो हरकत की पॉलिसी गुज़िश्ता साल शुरू हुई थी, मगर अगस्त से उसमें शिद्दत आ गई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ये सब दिखा रहा है, भारतीय मज़ालिम को एक्सपोज कर रहा है और ज़रूरत है कि भारतीय मीडिया बैनुल-अक़वामी मीडिया का और हौसला बढ़ाया जाए इस वक्त में जब भारतीय मीडिया सच नहीं दिखाता, पाकिस्तानी मीडिया पहुंच नहीं सकता। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद LNG केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के रिमांड में मज़ीद तौसी हो गई। साथ ही साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और PSO के साबिक MD इमरानुल हक को भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया और पेशी के बाद आज मीडिया से भी शाहिद खान अब्बासी ने गुफ्तगू। 22 ग्रेड के रिटायर्ड अफसरों को आप पकड़ के उनको धमकियाँ दे के उनको अप्रूवर बना रहे हैं, ये केस है। तो ये केस ना कभी चले और ना तारीख इनको माफ़ करेगी। बहरहाल हम वादे दें ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शायद हुकूमत बर्दाश्त न करे। आज रिमांड में भी अदालत ने तौसी कर दी। तीनों मुल्जिमान को आज इस्लामाबाद के साथ अदालत में पेश किया गया। जब मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की, दौरान समाअत शाहिद खान अब्बासी ने अदालत को बताया कि 1.5 साल से केस चल रहा है। नैब अभी तक कोई रेफरेंस नहीं बना सका। नैब को समझ नहीं आ रहा कि क्या केस बनाया जाए। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि हमें जेल में अपने साथियों से ना ही मिलने दिया जा रहा है और ना ही वुकला से। जब तक हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे इस केस का दिफा कैसे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत को मजीद बताया कि अदालत इस केस के मुल्जिमान को जेल में मिल बैठने का हुक्म जारी करे। पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अदालत और जज के अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमें अपने दिफा के लिए लैपटॉप इस्तेमाल करने, मुस्तकिल बुनियादों पर वुकला से मुशावरत और मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम से पूछेंगे कि मुल्जिमान की जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा कि क्या आप सबका वकील मुश्तरका नहीं हो सकता, जिस पर शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि इस केस में हम सबके अलग अलग वकील हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।